हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम मनु दीक्षित है और जेई मेंस पीवाई की बूस्टर सीरीज में आज का सवाल 2023 के क्वेश्चन पेपर से है। ये रहा सवाल। क्वेश्चन देखो, अलग है तो ज़रूर देखिएगा। एक न्यूक्लियस है X जिसका मास नंबर A है और एटॉमिक नंबर Z है और इसके बारे में 5 बातें कही गई हैं ABCDE। हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनने हैं इनमें से। अब पहली बात क्या कही है, द सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियन BS इज इक्वल टू A1 A की पावर 2/3। द कूलम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बाइंडिंग एनर्जी BC इज इक्वल टू -A2 Z -1 A की पावर 4/3। वॉल्यूम एनर्जी दी हुई है BB इज इक्वल टू A3A। डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। While estimating the surface energy, it is assumed that each nucleon interacts with 12 nucleons. A1, A2, A3 constant है। अब ये क्वेश्चन देखते ही आधे बच्चों को ये वाला फॉर्मूला याद नहीं होता है कि ये क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला लिखा हुआ नहीं है। ये फॉर्मूला आप बीटेक में जाके भी पढ़ते हैं, लेकिन ये मेंस में क्वेश्चन आया है तो हमें ये फॉर्मूला देखना पड़ेगा। एक मॉडल होता है, देखो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले इसका कंसेप्ट समझो। इसको बोलते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ये न्यूक्लियस के लिए था और किस बेस पे दिया गया था कि जो एनालॉजी है ना न्यूक्लियस की विद द लिक्विड ड्रॉप। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियॉन्स हैं जो आपस में न्यूक्लियर फोर्स से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से जुड़े हुए हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं अट्रैक्शन से। और लिक्विड ड्रॉप भी स्फेरिकल है और यहाँ न्यूक्लियस भी स्फेरिकल है। तो उस आधार पर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में लिक्विड ड्रॉप मॉडल दिया गया और यहाँ पर एक फॉर्मूला निकाला गया दैट इज कॉल्ड सेमी एम्पेरिकल मास फॉर्मूला। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की थी जिसमें बोहर भी शामिल थे और एक फॉर्मूला दिया गया। फॉर्मूला क्या है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया EB इज इक्वल टू AVA माइनस AS A की पावर 2/3 माइनस A सिमेट्रिकल N माइनस Z का स्क्वायर अपॉन A माइनस AC Z माइनस 1 अपॉन A की पावर 1/3। ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए सारी, हर टर्म की एक कहानी है इसके पीछे। बेटा ये बाइंडिंग एनर्जी की एक फॉर्मूला है और ये जो टर्म है ये न्यूक्लियस के वॉल्यूम की वजह से आती है। ये जो टर्म है ये जो सरफेस पे न्यूक्लियॉन्स हैं, भाई न्यूक्लियस बना है ना तो उसके सरफेस पे भी न्यूक्लियॉन्स हैं, ये उस वजह से टर्म ऐड हो रही है। ये न्यूक्लियस में जो एसिमेट्री है उस वजह से ऐड हो रही है और ये टर्म कूलम एनर्जी की वजह से ऐड हो रही है, ठीक है। और ये पेयरिंग टर्म है, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको ये टर्म्स एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप किसी भी क्वेश्चन में दिमाग लगा पाओ। सिर्फ ये क्वेश्चन थोड़ा ना आएगा रिपीट पे, इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आप फॉर्मूले पे जरा फोकस करो और फॉर्मूले को समझने की कोशिश करो। ये जो वॉल्यूम वाली टर्म है ना बेटा, वॉल्यूम वाली AV, ये सारे कॉन्स्टेंट है AV AS एसिमेट्रिकल AC, ठीक है। अच्छा ये जो AVA टर्म है, वॉल्यूम वाली टर्म एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा। क्या हम इसमें A की पावर देखो 1 आई है, क्यों आई है? क्योंकि जो वॉल्यूम होता है न्यूक्लियस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का नंबर जितना ज़्यादा वॉल्यूम भी उतना ही ज़्यादा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इसीलिए यहाँ पर पावर क्या आई है A और A भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा दूसरी टर्म क्या है, ये सरफेस एनर्जी वाली AS A की पावर 2/3। बेटा ये किस वजह से है, ये किस वजह से बताई थी मैंने, जो न्यूक्लियॉन्स सरफेस पे है, न्यूक्लियॉन्स ऑन सरफेस, उस वजह से ये टर्म है जो ऐड हो रही है बाइंडिंग एनर्जी में या ये माइनस में है, ठीक है। अच्छा ये किस वजह से है, ये इसमें A की पावर देखो कितनी आ रही है 2/3। क्या होगा भाई सरफेस एरिया न्यूक्लियस का, सरफेस एरिया क्या होगा बेटा 4πr², है ना। अब R इज इक्वल टू क्या होता है R0 A की पावर 1/3, ये तो पढ़ा है सबने। इसमें पुट करो जरा इस वैल्यू को और देखो पावर क्या आएगी। अगर मैं डायरेक्टली इस बात पर डायरेक्टली देखूँ तो यहाँ पर 4π तो कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर R की वैल्यू रखो तो A की पावर 1/3 और ये स्क्वायर तो A की पावर 2/3 आएगी यानी, तो यहाँ पर इसीलिए A की पावर 2/3 है और यहाँ पर AS है, ठीक है। अगली टर्म देखो ये असिमेट्री की वजह से है, कौन सी, A एसिमेट्रिकल N माइनस Z का स्क्वायर, ये कांस्टेंट है बेटा AS अपॉन A। अब बेटा इसमें देखो A आ रहा है, ये किस चीज़ की एसिमेट्री है भैया, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर
नहीं है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो ये एसिमेट्रिकल बात है न्यूक्लियस के पास। और यहाँ पर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए क्यों आया है? ये इस चीज से रिलेट करता है कि जो एनर्जी लेवल्स होंगे ना बेटा एटम में, उसके बीच का जो रफली डिस्टेंस होता है वो न्यूक्लियॉन्स के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो न्यूक्लियॉन्स के नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है, मास नंबर के न्यूक्लियॉन्स के। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये अपॉन में ए आया है। ठीक, रफली बात करें तो इसलिए यहाँ पर ये इनवर्स में ए आया हुआ है। ठीक है, एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। अच्छा, अगली टर्म क्या है बेटा? डेल्टा। डेल्टा नहीं, ये कूलम वाले, कूलम एनर्जी वाली। तो ये कूलम एनर्जी क्यों है बेटा? पार्टिकल्स के बीच में दो चार्ज पार्टिकल है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म हमने पढ़ी थी कूलम्स लॉ में। क्या होती थी बेटा? के Q1 Q2 अपॉन आर, है ना? के Q1 Q2 अपॉन आर, और ये जो आर यहाँ पे होगा ये आर होगा, कैपिटल आर, देख रहे हैं? तो ये आर से जो इसका रिलेशन है, जो इसका आर से रिलेशन है वो क्या होगा बेटा? यहाँ पर आर की वैल्यू क्या होगी? आर होता है आर नॉट ए की पावर 1/3। तो यहाँ पर अपॉन में क्या आ रही है? देखो, ए की पावर 1/3। और डेल्टा बेटा यहाँ पर है पेयरिंग टर्म। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड करती है? ए और जेड के टर्म में पेयरिंग टर्म है ये। अब ये जो डेल्टा की वैल्यू आप बहुत आगे बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि डेल्टा की वैल्यू 0 होती है फॉर ऑड ए न्यूक्लियाई। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू प्लस AP बाय ए की पावर 3/4 होती है फॉर इवन। ठीक है, और डेल्टा की वैल्यू माइनस AP अपॉन ए की पावर 3/4 होती है फॉर ऑड। अब इस चीज में बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना मैंने आपको बता दिया, इतना आपके लिए जेई के लेवल पे सफिशिएंट है। अब ये जो है इस फॉर्मूले के आधार पर ही, अब मैंने आपको टर्म एक्सप्लेन कर दी, पावर्स भी अलग अलग क्यों आ रही है वो एक तरह से आपके दिमाग में रह जाएगा। ठीक है, या आप सोच पाएंगे अगर आप भूल भी गए तो। अब इस आधार पर हम इन जो ये हमारे ऑप्शन है इनको जज करेंगे। तो ये तो मैं कंसेप्ट अलग रख देती हूँ, ये फॉर्मूला आप याद कर लें। ठीक, अब यहाँ पर इसके आधार पर मैं आपको समझाती हूँ। पेज चाहिए मुझे। ये ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है द सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियॉन BS इज इक्वल टू A1 ए की पावर 2/3। हम चेक करते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं। तो देखो, करेक्टनेस इसकी चेक करने के लिए मुझे ये लेना पड़ेगा। हाँ, देखो, करेक्टनेस चेक करने के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है मैंने आपके सामने। यहाँ पर देखो, ये कह रहे हैं इतना है। अब BS इज इक्वल टू A1 ए की पावर 2/3, और ये कह रहे हैं ये सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है। लेकिन ध्यान से देखो, ये सरफेस एनर्जी वाली टर्म ये है इसमें AS ए की पावर 2/3, बट ये बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग सरफेस एनर्जी है, लेकिन पर न्यूक्लियॉन तो नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है पर न्यूक्लियॉन। तो अगर मैं कहूँ पर न्यूक्लियॉन, तो पर न्यूक्लियॉन के लिए तो क्या होगा? अगर मुझे सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियॉन निकालनी है तो कितनी आएगी? A1 ए की पावर 2/3, और माइनस भी होना चाहिए पहली बात तो, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस है, और मुझे इस टर्म को डिवाइड करना चाहिए A से, तो ये आनी कितनी चाहिए? -A1 ए की पावर, और ये आ जाएगा बेटा -1/3। तो ये सरफेस एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इतनी आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये दे रहे हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक, देन सेकेंड स्टेटमेंट देखो। सेकेंड स्टेटमेंट आप लोग देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं सेकेंड स्टेटमेंट में, फर्स्ट हो गया बेटा, सेकेंड स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं। द कूलम कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बाइंडिंग एनर्जी इज इतना। कितना? इतना। अरे ये तो देखने में गलत है। देखो यहाँ पर -A2 Z-1 अपॉन ए की पावर 4/3। यहाँ कूलम वाली टर्म देखो, मतलब यहाँ पे AC लिखा हुआ है, A2 लिख दिया, कांस्टेंट ही है। Z-1 ए की पावर यहाँ है 4/3, ये कितना है बेटा? 1/3। तो ये भी रॉन्ग हो गया। ठीक है, अच्छा सी वाला चेक करते हैं। सी वाला ऑप्शन चेक कीजिए। सी है वॉल्यूम एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी में जो वॉल्यूम एनर्जी वाली टर्म है, वॉल्यूम एनर्जी वाली जो टर्म है वो कह रहे हैं इतनी है, BV इज इक्वल टू A3A, और देखो ये है AVA, बस AV की जगह A3 है, तो यानी कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, करेक्ट है। A भी रॉन्ग, B भी रॉन्ग। अच्छा, अब किसको चेक करते हैं बेटा? अब हम चेक करते हैं D को। D, आई होप आपको विजिबल हो। D ऑप्शन, D ऑप्शन है डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया।
है ना। यानी कि क्या मुझे सरफेस वाली टर्म पे ध्यान देना है? चलो जरा सरफेस वाली टर्म देख लो, क्योंकि यहाँ सरफेस से रिलेटेड बात हो रही है डी में। सरफेस वाली टर्म देखो, सरफेस वाली टर्म है माइनस ए एस ए की पावर 2/3, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि r इज इक्वल टू होता है बेटा r नॉट ए की पावर 1/3, ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू लगाऊं तो यहाँ पर क्या ये, अगर मैं a को रिलेट करूं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा। देखो इस टर्म में लगाऊं तो देखो a की पावर दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो आर स्क्वायर। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी में आर नॉट को प्रोपोर्शनल लिख दूं तो a की पावर यहाँ पर 2/3 होगा, ठीक। और ये सरफेस एनर्जी वाली टर्म है, ठीक है। और यहाँ पर आ गया माइनस ए एस, और इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ आर स्क्वायर, है ना। तो यानी कि क्वेश्चन कह रहा है डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी, डिक्रीज मतलब माइनस साइन, इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, हाँ, क्योंकि आर स्क्वायर आ रहा है और आर स्क्वायर रिलेटेड टू सरफेस एरिया 4πr², ठीक है। यानी कि डिक्रीज इन बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस एरिया। ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। कनेक्ट कर रही है ये बात, बिल्कुल कहीं पर भी गलत नहीं जा रही। देखो सरफेस एनर्जी वाली ये टर्म है ए एस ए की पावर 2/3 हमने लगाया और हमने उसे सरफेस एरिया से कनेक्ट करने की कोशिश करी, और इसमें देखो आर स्क्वायर आ गया, क्योंकि आर इक्वल टू होता है आर नॉट ए की पावर 1/3, ठीक है। अब इसका आखिरी ऑप्शन देखिए, लास्ट ऑप्शन, लास्ट जो स्टेटमेंट है वो है while estimating the surface energy it is assumed that each nucleon interacts with 12 nucleons, है ना। और ये कह रहे हैं A1 A2 A3 आर कांस्टेंट। देखो जनरली ये देखा जाता है कि जो सरफेस वाले न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो अंदर के 3 न्यूक्लियॉन से ही जनरली जो है इंटरेक्ट करते हैं, 12 से नहीं करते, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ऑप्शन ई यहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन ई यहाँ पर रॉन्ग है। थोड़ा अलग सवाल था बेटा, यहाँ पर ऑप्शंस सी एंड डी आर करेक्ट। तो ऐसे सवाल जब आ जाते हैं, ऐसे सवालों को थोड़ा डिटेल में और कर लिया करिए, ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन जब दोबारा रिपीट हो तो उसका